हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। आज पहला लेक्चर है। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या सिस्टम रहेगा और क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और आपको क्या करना है इस तैयारी के दौरान। तो ये जो बैच है अभी हम अप्रैल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 11th क्लास का कोर्स जो है वो अभी अप्रैल 1 से फरवरी 28 2027 तक चलेगा। तो फिर उसके बाद 12th क्लास का कोर्स स्टार्ट होगा। तो कंटिन्यूएशन पूरा 2 साल हमको कोर्स कवर करना है। अभी अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 तक 11th का कोर्स रहेगा। फिर मार्च 2027 से 12th का कोर्स स्टार्ट होगा और अक्टूबर मिड 2027 तक 12th का कोर्स चलेगा। उसके बाद जो है रिवीजन होगा। और ये अगर देखें तो टोटल कितने लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो टोटल 334 डेज हैं 11th क्लास के कोर्स के लिए हमारे पास। उसमें से 2 वेकेशंस रहेंगी 2-2 हफ्ते की। एक वेकेशन रहेगी अभी समर में और एक दिवाली वेकेशन रहेगी। समर वेकेशन जो है वो है इस बार 17 मई से लेकर 31 मई तक। 17 मई से लेकर 31 मई तक समर वेकेशन रहेगी, जो 1.5 महीने बाद। और दिवाली वेकेशन दिवाली से 2 दिन पहले से छुट्टी शुरू होगी और 2 हफ्ते तक वो छुट्टियां रहेंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज हमारे ये 2 वेकेशंस में जाएंगे। इसके अलावा संडेज और मंडेज को एडवांस की क्लास और टेस्ट में करीब 86 डेज जाएंगे एंड फेस्टिवल्स की वजह से करीब 30 डेज के अप्रॉक्सीमेटली छुट्टी होगी। तो टोटल हमारे पास जो लेक्चर के दिन बचते हैं थियरी लेक्चर के लिए वो हैं करीब 188 डेज। तो अप्रॉक्सीमेटली 188 डेज हमारे लेक्चर होंगे। 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर ही होगा नीचे नहीं होगा। 188 से ज़्यादा ही लेक्चर लगेंगे इस पूरे 11th क्लास के कोर्स के दौरान। तो इन 188 लेक्चर्स में हमको क्या क्या कवर करना है एक बार उसका इंट्रोडक्शन लेंगे आज और फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। और आपको करना कैसे है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 11th क्लास का पूरा कोर्स का डिटेल है जो हम कवर अप करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में हम शुरू करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री से। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के बाद। आप जो व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड होंगे तो पीडीएफ आ जाएगी, तो ऐसा नोट डाउन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पीडीएफ पूरी अवेलेबल होगी और डिटेल आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो टोटल 11 चैप्टर्स हम 11th क्लास में कवर अप करेंगे केमिस्ट्री के। और इसमें से जो ये ग्रीन कलर वाले चैप्टर्स हैं ये इजी चैप्टर्स हैं, येलो कलर वाले चैप्टर्स मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स हैं और रेड वाले चैप्टर्स जो हैं वो डिफिकल्ट लेवल के चैप्टर्स। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो अगला चैप्टर आप करने वाले हैं वो उसमें कितना डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ेगा। तो मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। जो शुरुआत करेंगे हम, पहला चैप्टर जो होगा हमारा वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री या मोल कंसेप्ट भी इसको बोलते हैं। तो मोल कंसेप्ट के साथ साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट और केमिस्ट्री के हम करेंगे इसमें कवर। तो अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ लेक्चर्स हमें 18 लेक्चर्स लगेंगे इसमें। तो अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द कोर्स है और चैप्टर जो है वो कंपैरेटिवली ईजियर है। दूसरा चैप्टर जो शुरू होगा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये डिफिकल्ट चैप्टर है और ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल है ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। और इसमें बच्चों को डिफिकल्टी इसलिए आती है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। तो इतनी फिजिक्स आपने पढ़ी नहीं होती है, बट वो पहले पढ़ाया जाएगा आपको, बेसिक फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। वो फिजिक्स आप 12th क्लास में करने वाले हैं बहुत सारी, लेकिन जितनी हमको रिक्वायर्ड है इस चैप्टर के लिए वो इस चैप्टर से पहले कराई जाएगी उतनी फिजिक्स इसी चैप्टर के साथ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में 20 लेक्चर्स हमको लगेंगे, ये भी करीब 10% ऑफ द कोर्स है। तीसरा चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल के बारे में इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे, आगे बाकी चैप्टर्स में यूज होगा। हाँ, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में करीब हमको 10 लेक्चर्स लगेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ द कोर्स है। और फिर केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको पता होगा मोस्ट प्रोबेबली कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें से
ये जो पहले दो चैप्टर हैं, दीज आर चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसको अच्छे से समझने के लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल अच्छे से आना चाहिए। एक सीक्वेंस चल रही है यहाँ, एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर केमिस्ट्री रट्टा मारने वाली केमिस्ट्री हो जाती है, फिर केवल फैक्ट्स याद करने वाली बात हो जाती है। इसलिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि जो भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखेंगे वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग में यूज होगा, इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ना जरूरी है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, जो कि अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और सम बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। ये जो हम मोल कंसेप्ट करेंगे, जो पहला चैप्टर हम करेंगे, उसी से रिलेटेड है रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर। ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, थोड़ा समझने में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को इसमें, और कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लेंदी होती है इनमें, इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिकल्ट चैप्टर है। तो ये 5th नंबर का चैप्टर इज अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर। फिर उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीओसी भी बोलते हैं, एंड हाइड्रोकार्बन, ये दो चैप्टर हैं। सबसे बड़ा चैप्टर है जीओसी 11th क्लास का, सबसे ज्यादा लेक्चर लगेंगे हमें इसको करने में, ऑलमोस्ट 30 लेक्चर्स इसको लगेंगे। 30 लेक्चर्स का मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 7 वीक्स, 6 to 7 वीक्स हमको लगेंगे जीओसी कवर करने में, और अप्रॉक्सीमेटली 16% ऑफ द कोर्स है 11th क्लास का। मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर पर बेस्ड होगी। मेजॉरिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 12th क्लास में कवर अप करेंगे, लेकिन जो भी इस चैप्टर में हम सीखेंगे वो सब 12th क्लास की केमिस्ट्री में यूज होगा। साथ में हाइड्रोकार्बन्स करेंगे हम 11th क्लास में। हाइड्रोकार्बन जीओसी पर डिपेंडेंट होगा ऑब्वियसली, जीओसी को हम सबसे ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि जीओसी जब अच्छा होता है तभी आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अच्छी हो पाती है। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं, दीज आर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये अगेन फिजिकल केमिस्ट्री में हम एंटर कर जाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का जो 11th क्लास में है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। बट आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से करने के लिए हमें केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हम आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे। एंड ये एक चैप्टर है, ये एनसीईआरटी में 12th क्लास में है, बट मैं इसको 11th क्लास में ले रहा हूँ। इसलिए ले रहा हूँ 11th क्लास में क्योंकि 11th क्लास का सिलेबस कम है केमिस्ट्री का, 12th क्लास का सिलेबस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो 12th क्लास का एक चैप्टर हम 11th क्लास के साथ ही कवर अप कर लेंगे, विच इज सॉल्यूशंस। साथ साथ में कवर हो जाएगा वो, क्योंकि ये जो तीनों चैप्टर हैं, खासकर केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद सॉल्यूशन समझना इजी हो जाता है। तो ये चारों चैप्टर जो एंड के हैं, दीज आर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं फिर से। तो 11th क्लास में जो ये 11 चैप्टर्स हम कवर अप करने वाले हैं फ्रॉम अप्रैल टिल फरवरी, ये 11 चैप्टर्स में से एटॉमिक स्ट्रक्चर, रिडॉक्स रिएक्शन एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, ये तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं जो कि कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हैं। 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री के कम चैप्टर होंगे एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज्यादा चैप्टर होंगे। हम अपनी ज्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास में कवर अप कर लेंगे। मुश्किल से 3 चैप्टर बचते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो हम 12th क्लास में कवर करेंगे, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के मेजॉरिटी चैप्टर्स हम 12th क्लास में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले ये शेड्यूल ऐसा क्यों बनाया गया है और ये शेड्यूल इसी तरीके से फॉलो करना क्यों जरूरी है। तो जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनमें यही ऑर्डर है। एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप निकाल के देखेंगे 11th क्लास की, तो एनसीईआरटी की बुक्स में यही ऑर्डर फॉलो किया गया है। एंड जो भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें भी यही ऑर्डर फॉलो किया जाता है। थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे वो सोल्यूशन 12th में पढ़ाते हैं
लेकिन हमने सोल्यूशन 11th में इंक्लूड किया है क्योंकि सिलेबस थोड़ा कम है, ताकि हमको 12th में थोड़ा और टाइम मिल सके, इसलिए 11th के साथ सोल्यूशन को इंक्लूड कर लिया है। वरना बाकी शेड्यूल जो है वो एज इट इज है। तो ये शेड्यूल बहुत ध्यान से बनाया गया है, इस बात को ध्यान में रख के कि जो चैप्टर आप करें तो अगले चैप्टर में आपको दिक्कत ना हो। वरना अगर बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर के या बिना मोल कंसेप्ट के आप पीरियोडिक, मोल कंसेप्ट का यूज ज्यादा रिडॉक्स में होगा, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूज केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में होगा। इसके बिना अगर आप ये करेंगे तो फिर केमिस्ट्री करने में आपको मजा नहीं आएगा, फिर वो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी, केवल फैक्ट्स याद करने वाली बात हो जाएगी। फैक्ट्स याद करने होते हैं हमको, केमिस्ट्री में काफी बड़ा रोल है मेमोरी का, थोड़ा चीजें याद रखना पड़ता है हमको, तो मेमोरी का ठीक ठाक रोल होता है, लेकिन केवल मेमोरी का रोल नहीं है। अगर आप केवल मेमोरी के बेसिस पे केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उतने सारे फैक्ट्स बिना कंसेप्ट सीखे आप याद करने की कोशिश करेंगे तो फैक्ट्स फिर दिक्कत क्रिएट करते हैं, आपस में कभी क्लैश करते हैं, तो फैक्ट्स आपको एग्जाम में कंफ्यूज भी कर सकते हैं। इसलिए फैक्ट्स हम याद करना सीखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन कंसेप्ट्स के साथ सीखेंगे, तो फिर फैक्ट्स ज्यादा लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में बैठते हैं, ज्यादा हमको याद रहते हैं। और मैंने 11th क्लास में कोई इनऑर्गेनिक के जो रट्टा मारने वाले चैप्टर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया है। कुछ ये दो चैप्टर उतना रट्टा मारने वाले नहीं है इनऑर्गेनिक के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है, ज्यादातर उसमें चीजें मेमोरी बेस्ड होती हैं, लेकिन ये दो चैप्टर बेसिक चैप्टर्स उतना रट्टा मारने वाले नहीं है, थोड़ा बहुत रट्टा मारना है। जो एक्चुअली में मेमोरी बेस्ड चैप्टर हैं वो हम 12th क्लास में कवर अप करेंगे, क्योंकि 11th क्लास में अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप धीरे धीरे वो भूल जाएंगे, तो 12th क्लास के एंड टाइम में हम उसको कवर अप करेंगे ताकि एग्जाम तक वो आपको याद रहे। 11th क्लास में मैं आपको बता के छोड़ दूंगा तो फिर वो धीरे धीरे आप भूलने लगते हैं। तो जो भी मेमोरी वाला पार्ट है, जो मेमोरी बेस्ड ज्यादा केमिस्ट्री है, वो हम 12th क्लास में कवर अप करेंगे। 11th क्लास में हम कंसेप्चुअल पार्ट जो है वो ज्यादा कवर अप करेंगे। तो ये 3 पार्ट है केमिस्ट्री के, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और 11th क्लास में हम ज्यादा चैप्टर किसके कवर कर रहे हैं? ज्यादा चैप्टर हम फिजिकल केमिस्ट्री के कवर करेंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के भी कर रहे हैं, बट 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के, 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के, बाकी सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के चैप्टर हम 12th क्लास के कोर्स के साथ कवर अप करेंगे। तो ये जो पूरी टेबल है, इसमें ये इसलिए बताया जा रहा है शुरुआत में बेटा कि जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर हो कि कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर इजी आने वाला है। जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जब करेंगे तो उसके बाद पीरियोडिक टेबल थोड़ा इजियर चैप्टर है कंपैरेटिवली, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करते हुए हमको प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत सारी, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जब क्लास में चल रहा होगा उस वक्त आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर पाएंगे, इसीलिए ताकि डिफिकल्ट चैप्टर के बाद इजी चैप्टर है। अब जो शेड्यूल हम ये फॉलो कर रहे हैं, बहुत जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, खासकर जो लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ये शेड्यूल फॉलो नहीं किया जाता है, बट हम ये शेड्यूल फॉलो करेंगे क्योंकि यही अच्छा शेड्यूल है। एनसीईआरटी में यही शेड्यूल दिया है केमिस्ट्री का, और कोटा के जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी यही शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो हम इसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे। यूजुअली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को फिजिक्स के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम ये 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में भी ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से, एटम और मॉडर्न फिजिक्स में, बट वो हम 12th क्लास के एंड में करने वाले हैं। तो बहुत सारे केमिस्ट्री के टीचर जो है इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, बट हम इसको कवर अप करेंगे, अच्छे से कवर अप करेंगे और काफी टाइम देंगे इस चैप्टर को, ताकि आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग में उतना रट्टा ना मारना पड़े। अगर आप समझ के करेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करने के बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से आप इंटरप्रेट कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से उसको एनालाइज कर पाएंगे। वरना फिर दिक्कत होती है, वरना ये चैप्टर फिर रट्टा मारने वाली बात हो जाती है। और हम कोशिश करेंगे कि रट्टा कम से कम मारना पड़े हमको जो रट्टा मारने की टेक्निक्स भी बताई जाएंगी, ऑब्वियसली निमोनिक्स वगैरह बताए जाएंगे कि जिससे आप चीजों को याद रख सकें, लेकिन फिर भी जितना कम हम मेमोरी पर बेस करें, जितना हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाके चीजों को समझेंगे, उतना ज्यादा टाइम तक चीजें हमारे दिमाग में रिटेन रह पाती है। इसलिए भले ही केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है उसमें रट्टा मारने वाला काफी कुछ है,
फिजिकल में भी बहुत सारे फॉर्मूले हमको याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रट्टा मारने वाला पार्ट कम से कम हो, ताकि मेमोरी से ज़्यादा हम जो अप्रोच है वो एनालिटिकल और रीजनिंग यूज करके केमिस्ट्री को कर पाए। फिजिकल केमिस्ट्री तो काफ़ी कुछ हम उसी बेसिस पे करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी वो अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा 11th क्लास का कोर्स है, और यहाँ पर पहले से आपको बताया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली कितने लेक्चर्स हमें लगने वाले हैं हर चैप्टर में। उससे आपको उस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है और उस चैप्टर का जो डिफिकल्टी है वो आपको पता चलेगा। जैसे सबसे बड़ा चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा हमारा। और फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर है, और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, मोल कंसेप्ट है, ये उसके बाद के चैप्टर हैं, और बाकी चैप्टर्स कंपैरेटिवली कम टाइम लेंगे। तो ये टेबल पहले से दिमाग में रखनी है, ये आपको मिल जाएगी क्लास के बाद, आपको पीडीएफ आ जाएगी, और इसको इसी ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे पूरे 11th क्लास के दौरान। अब जो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिलने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो जो और स्टडी मटेरियल को फॉलो कैसे करना है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पिक किया हुआ है स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल की क्वालिटी पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा लेवल हम अच्छा ही रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी हम सीखने जा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप सीखना जरूरी है। पहले इजी चीजें, इजी सवाल करेंगे, उसके बाद मॉडरेट सवाल करेंगे, और उसी के बाद डिफिकल्ट सवालों पे जाएंगे। डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जंप नहीं करना है, इजी से मॉडरेट से डिफिकल्ट पे जाना है। ये ग्रेडेशन बहुत जरूरी है, अगर इस ग्रेडेशन को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो स्टडी मटेरियल में ये ध्यान रखा गया है कि जो एक्सरसाइजेज आपको दी जाएंगी वो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें। तो स्टडी मटेरियल के जो अलग अलग पार्ट आपको मिलेंगे, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास नोट्स मॉड्यूल। तो क्लास नोट्स मॉड्यूल आपको सबसे पहले मिलेगा। तो 11th क्लास में ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में आपको 5 क्लास नोट्स मॉड्यूल मिलेंगे। सबसे पहला वाला अभी मिल जाएगा आपको, जो क्लास नोट्स मॉड्यूल 1 है 11th क्लास का। तो इसमें हम 2 चैप्टर्स कवर अप करेंगे। पहले 2 चैप्टर्स हमारे मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर अगले क्लास नोट्स मॉड्यूल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड रिडॉक्स रिएक्शन। फिर उसके अगले तीसरे नंबर में जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन, और फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, और फिर सोल्यूशन के साथ जो 12th क्लास के चैप्टर्स हैं वो फिर उसके साथ उस क्लास नोट्स मॉड्यूल में आएंगे। तो ये पहला क्लास नोट्स मॉड्यूल में 2 चैप्टर कवर अप होंगे, फिर ये 3 चैप्टर दूसरे क्लास नोट्स मॉड्यूल में, ये 2 चैप्टर्स तीसरे क्लास नोट्स मॉड्यूल में, और ये 3 चैप्टर्स चौथे क्लास नोट्स मॉड्यूल में। तो ये फिर 5वें क्लास नोट्स मॉड्यूल में, जो कि 12th क्लास के क्लास नोट्स मॉड्यूल के साथ मिलेगा। तो टोटल 11th क्लास में आपको 4 क्लास नोट्स मॉड्यूल मिलेंगे, और एक एक्स्ट्रा 12th क्लास का क्लास नोट्स मॉड्यूल भी हम 11th क्लास में उसका एक चैप्टर कवर अप कर लेंगे। तो क्लास नोट्स मॉड्यूल का जो पूरा कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यूजुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी भी वाइट बोर्ड यूज करते हैं, लेकिन हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई करेंगे। डिजिटल बोर्ड भी जो यूज करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उस तरीके से यूज नहीं करेंगे हम थोड़ा बेटर वे में यूज करेंगे। तो क्लास नोट्स मॉड्यूल की खासियत ये है कि जो भी आपको जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो जो भी यहाँ डिजिटल बोर्ड में दिखेगा वही आपको प्रिंटेड मिलेगा क्लास नोट्स मॉड्यूल में। तो थियरी जो भी हेडिंग्स हैं या डेफिनेशंस हैं वो आपको प्रिंटेड मिलेंगी, वो लिखने में हम टाइम डिवोट नहीं करेंगे, या फिर क्वेश्चन जो हैं वो लिखने में हम टाइम डिवोट नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन हमको क्लास में करने हैं थियरी के साथ वो आपको यहाँ सामने डिजिटल बोर्ड में दिखेंगे, और आपको क्लास नोट्स मॉड्यूल में भी प्रिंटेड मिलेंगे। हमारा फोकस होगा जो क्वेश्चन के सल्यूशन है उनको लिखने में। तो आपको जो थियरी है वो कहीं और नहीं लिखनी है, किसी ब्लैंक कॉपी में नहीं लिखनी है। अभी तक आप जब भी स्कूल में या कहीं भी आपने कुछ भी लिखा है तो एक ब्लैंक नोटबुक में आप स्टार्टिंग से लिखते जाते हैं, टीचर बताता है, आप हेडिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद जो जो टीचर ने स्टेटमेंट बोले वो लिखते हैं। तो स्टेटमेंट्स पर और क्वेश्चंस पे हम लिखने पर टाइम बचाएंगे,
और सोल्यूशन पे और जो मेन थियरी में जो डिस्कशन है उस पर अपना टाइम डिवोट करेंगे। तो क्लास नोट्स मॉड्यूल हर क्लास में आपको लाना होगा। जो भी थियरी लेक्चर होगा, जैसे पहले 2 चैप्टर जब चल रहे होंगे तो उस दौरान आपको ये क्लास नोट्स मॉड्यूल 1 लाना होगा। फिर जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो आपको क्लास नोट्स मॉड्यूल 2 मिल जाएगा। तो अगले 3 चैप्टर्स के लिए वो क्लास नोट्स मॉड्यूल 2 लाना होगा आपको। फिर अगले 2 चैप्टर के लिए क्लास नोट्स मॉड्यूल 3 और ऐसे अगले 3 चैप्टर्स के लिए क्लास नोट्स मॉड्यूल 4। तो ये टोटल 4 क्लास नोट्स मॉड्यूल 11 क्लास में हमारा पूरा थियरी कवर अप करेंगे। और क्लास में हम लिखने का टाइम बचाएंगे कि मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हैं, उससे ज्यादा हम डिस्कशन पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे टाइम डिवोट करेंगे। तो क्लास नोट्स मॉड्यूल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पढ़ाई का। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा, टाइम बचता है क्लास का, तो हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज्यादा इंटरेक्शन कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, आपके नोट जो है वो बहुत सिस्टमैटिक हो जाते हैं। तो नोट जब सिस्टमैटिक होते हैं तो रिवीजन के दौरान, क्योंकि ऐसा नहीं है आपने एक बार पढ़ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, हमको चीजें रिवाइज करते रहनी पड़ती हैं। तो रिवीजन के दौरान आप अपने हाथ से लिखे हुए वो क्लास नोट्स मॉड्यूल जब पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। तो इसलिए क्लास नोट्स मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पढ़ाई का। हमेशा जब भी आप क्लास में आएंगे तो आपकी बैग में जो चैप्टर चल रहा होगा उसका क्लास नोट्स मॉड्यूल होना चाहिए। तो उसी से हम चीज़ों को और फायदा भी ये है कि जैसे मैंने आज की क्लास में कुछ पढ़ाया तो अगली क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं वो आपको पता है, क्योंकि क्लास नोट्स मॉड्यूल में आगे वो आपको दिखेगा, प्रिंटेड दिखेगा वहाँ पे। तो अगली क्लास में वो होने वाला है, तो फिर उसकी अगली क्लास में क्या होने वाला है, तो आपको एक सीक्वेंस पता है कि हम कैसे चलने वाले हैं क्लास में। तो क्लास नोट्स मॉड्यूल इसलिए पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी मटेरियल का। दूसरा है क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल। तो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल आपको 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। अभी जरूरत नहीं है क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल की, क्योंकि हम 1 हफ्ता तो लगेगा हमें कुछ कवर अप करने में। तो 1 हफ्ते के बाद आपको क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल मिलेगा। क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल भी 2 पार्ट में मिलेगा 11th क्लास में। पहला क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल जो है केमिस्ट्री का, उसमें चैप्टर 1 विच इज सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 3rd चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग 4th चैप्टर और रिडॉक्स रिएक्शन 5th चैप्टर। इन 5 क्वेश्चन, इन 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल में मिलेंगे। तो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल में टोटल ये 4 एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगी हर चैप्टर में। एक्सरसाइज 1 जो है वो इजी लेवल की एक्सरसाइज होगी, वो इजी लेवल की एक्सरसाइज होगी, सीईटी एंड नीट लेवल की एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज 2 ये मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज होगी, इट विल बी ऑफ मॉडरेट लेवल, जिसमें नीट और जेई मेंस लेवल के हम क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। और एक्सरसाइज 3 2 पार्ट में होगी। एक पीवाईक्यूज होंगे नीट के। पीवाईक्यूज का मतलब जानते हैं बेटा? पीवाईक्यू का फुल फॉर्म जानते हैं? जानते हैं पीवाईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? पीवाईक्यू का फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो पिछले सालों में आए हुए सवाल हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो हम उनको सब करना है। हमको क्लास में भी कराए जाएंगे बहुत सारे, बट क्लास के अलावा भी आपको वो प्रैक्टिस करनी है उनकी। तो एक्सरसाइज 3 में 2 पार्ट में एक्सरसाइज 3 होगी। पीवाईक्यूज नीट के होंगे, उसमें 2019 से लेकर 2025 तक के जो भी उस चैप्टर के सवाल नीट में आए हैं वो होंगे। जेई वालों को भी वो सवाल करते हैं, नीट वालों को तो करनी है, जेई वालों को भी करने हैं। और एक्सरसाइज 3 का सेकंड पार्ट होगा पीवाईक्यू मेंस। तो उसमें भी 2019 से लेकर 2025 तक के जेई मेंस में आए हुए सारे सवाल होंगे। तो ये नीट वालों को भी करना। हाँ, और नीट वालों को भी ये करना है। जेई वालों को तो करना ही है, नीट वालों को भी करना है, क्योंकि नीट का लेवल हर साल इंक्रीज करता जा रहा है अभी। और नीट वाले बच्चों को जेई मेंस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। और सिलेबस वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सेम है। आप ऑनलाइन जाके चेक करिए, जेई मेंस सिलेबस 2025 और 2026 और नीट सिलेबस 2026, आप दोनों फाइलों को आजू बाजू में रखिए तो आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, दोनों एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। सेम एग्जाम बॉडी कंडक्ट करती है, एनटीए कंडक्ट करती है जेई मेंस को भी, और एनटीए कंडक्ट करती है नीट को। अंतर यह है, नीट अभी तक ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर मोड में होता है, ओएमआर फिल करनी पड़ती है,
वहीं जेई मेंस और जेई एडवांस जो है वो ऑनलाइन मोड में होते हैं। ये डिफरेंस है, लेकिन कंडक्टिंग बॉडी सेम है, सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग आएंगे, पैटर्न थोड़ा अलग होगा, लेकिन सिलेबस और जो हमें नॉलेज गेन करनी है इन दोनों एग्जाम्स के लिए, खासकर नीट और जेई मेंस के लिए, वो एग्जैक्टली सेम है। तो आप घर जाके एक काम कर सकते हैं, जेई मेंस का सिलेबस और नीट का सिलेबस दोनों का सिलेबस देखिए, तो जेई एग्जैक्टली सेम है, वर्ड टू वर्ड, वो कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफरेंट तैयारी करनी है आपको नीट के लिए या जेई मेंस के लिए, सेम नॉलेज गेन करनी है। इसलिए जेई मेंस वालों को नीट के पीवाईक्यूज भी करने हैं और नीट वालों को जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी करने हैं। हाँ, नीट क्योंकि एक सिंगल पेपर होता है एक साल में, इसलिए नीट के पीवाईक्यूज कम होंगे कंपैरेटिवली। जैसे 2019 में एक पेपर हुआ, 2020 में एक पेपर हुआ, 2021 में एक पेपर हुआ, लेकिन जेई मेंस के एक साल में 20 पेपर होते हैं, 10 पहली शिफ्ट में, 10 दूसरी शिफ्ट में। तो जेई मेंस के पीवाईक्यूज का नंबर ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो आप क्या देखेंगे, जो पीवाईक्यू नीट होंगे किसी पर्टिकुलर चैप्टर में हो सकता है, जैसे मोल कंसेप्ट में आपको नीट के 2019 से 2025 के 10 सवाल मिलेंगे, लेकिन मेंस के पीवाईक्यूज आपको 200 मिलेंगे। तो इसलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो जेई वालों को नीट के पीवाईक्यूज करने हैं, जेई के तो करने ही है, और नीट वालों को नीट के पीवाईक्यूज भी करने हैं और जेई के पीवाईक्यूज भी करने हैं। तो ये जो ग्रेडेशन है, ये स्टेप बाय स्टेप चलना जरूरी है कि एक्सरसाइज 1 पहले करें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 पे एंटर करेंगे, और फिर एक्सरसाइज 3 मतलब पीवाईक्यूज पे एंटर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ही आप फिर पीवाईक्यूज अच्छे से कर पाएंगे। क्लास में भी कराए जाएंगे पीवाईक्यूज, बट उसके अलावा आपको ये अपने आप से घर पे भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने सारे सवाल हम क्लास में सॉल्व नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं होता। थियरी के साथ हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के सॉल्व करेंगे क्लास में, बट बाकी पीवाईक्यूज आपको अपनी तरफ से घर पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल है, 2 क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल आपको मिलेंगे 11th क्लास में, एक अभी मिलेगा 1 हफ्ते के बाद, और एक मिलेगा आई थिंक सितंबर के अराउंड में। तो सितंबर के अराउंड में या अक्टूबर के अराउंड में आपको सेकंड क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल मिलेगा। इसके अलावा एक अलग क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल मिलेगा, वो मिलेगा एडवांस के लिए। एडवांस का क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल जो है वो जून से मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा इमीडिएटली, उसका क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल जून में मिलेगा। एडवांस के लिए अलग से क्लासेस लगती है, और एडवांस की तैयारी करना ऑप्शनल है आपके लिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एडवांस की प्रिपरेशन भी आप करें। लेकिन आप अगर आईटीज में एडमिशन करना चाहते हैं, नीट वालों को एडवांस की क्लास करने की जरूरत नहीं है, नीट वाले बच्चों को एडवांस का क्लास नहीं करने की जरूरत है। आप एडवांस का क्लास नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई उसमें अलग से कुछ थियरी वगैरह नहीं पढ़ाई जाएगी, हम उसमें प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का लेवल जो होगा वो रेगुलर लेक्चर में जो क्वेश्चन हम करेंगे उनसे ज्यादा होगा, क्योंकि एडवांस लेवल में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं, 2-3 चैप्टर मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं। वहीं जेई मेंस और नीट में एक चैप्टर का, एक स्पेसिफिक चैप्टर का स्पेसिफिक कंसेप्ट यूज होके क्वेश्चन आते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेंस और एडवांस में। अगर आपको एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए संडे मंडे को एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू होंगी, वो जून से शुरू होंगी, अभी इमीडिएटली शुरू नहीं होंगी, क्योंकि पहला 1.5 महीना तो हमको बेसिक कंसेप्ट ही सीखने में लगेंगे। फिर उसके बाद जून, जब समर वेकेशन के बाद आप आएंगे तो जून मिड से एडवांस की क्लासेस शुरू होंगी, एंड इट इज ऑप्शनल। वो ऑप्शनल है, हर किसी को करने की जरूरत नहीं है। जो लेवल मैच कर पा रहा है, जेई मेंस और नीट का लेवल जो मैच कर पा रहा है, उसी को एडवांस लेवल फिर करने की जरूरत है। अगर आपसे जेई मेंस लेवल ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो फिर आप एडवांस लेवल की मत सोचिए, क्योंकि फिर आप और ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो इसलिए एडवांस जून मिड से स्टार्ट होगा, और तभी आपको उसका स्पेशल क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल मिलेगा। जो एडवांस की क्लास करेंगे उन्हीं को वो मिलेगा। उसका डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली जो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल मिल रहा है आपको, ये नॉर्मल क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल, उससे ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो इसलिए वो जून से मिलना शुरू होगा, उसके क्वेश्चन आप जून से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी मटेरियल का, वो है होमवर्क शीट। तो केमिस्ट्री में हम होमवर्क शीट प्रोवाइड करेंगे हर चैप्टर के एंड होने पर। जैसे ही पहला चैप्टर एंड होगा तो आपको मोल कंसेप्ट की होमवर्क शीट मिलेगी। होमवर्क शीट में क्या होगा, क्वेश्चन प्रिंटेड होंगे और कुछ जगह छूटी होगी,
वो उस जगह में आपको अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, अपने पेन या पेंसिल से आपको उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। बट वो जो 100 या 150 क्वेश्चन जो होमवर्क शीट में होंगे उनका लेवल इजी टू मॉडरेट होगा, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे। बट जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आपको ये होमवर्क शीट सॉल्व करनी है। सॉल्व करके जैसे 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए, 1 हफ्ते के बाद आपको सबमिट करनी होगी। तो सबमिट करके सर वो होमवर्क शीट आपकी चेक करेंगे और फिर चेक करके आपको वापस देंगे। तो होमवर्क शीट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होमवर्क शीट करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि होमवर्क शीट के सवाल आप कर पाएंगे उसी के बाद आप पीवाईक्यूज पे एंटर कर सकते हैं, वरना पीवाईक्यूज आपसे नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए होमवर्क शीट जो मिलेगी आपको हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, उसको ऑनेस्टली अपने हाथ से सॉल्व करिए। जो भी कैलकुलेशन है वो वहां पर आपको दिखानी है। कैलकुलेशन, ज्यादा कैलकुलेशन है तो रफ में भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशंस वगैरह जो भी बनेंगी या जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो आपको वहां पर लिखना है अपने हाथों से, और पेंसिल और पेन का यूज करना है, और उसी से फिर ये होमवर्क शीट सॉल्व करनी है, ताकि हमको ये रहे कि आपने एटलीस्ट 100-150 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर के अपने हाथ से सॉल्व किए। फिर उसके बाद जो डीपीपीज होंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो आपको ऐप पे ऑनलाइन मिलेंगी। तो ऑनलाइन डीपीपीज होंगी, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डीपीपीज ऐप पे आएंगी। ऐप पे ऐड होंगे आप, जो आपका मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर कराएंगे ऐप पे, तो ऐप का एक्सेस मिलेगा आपको। तो ऐप का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है डीपीपीज के लिए। डीपीपीज आप सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट की तरह ले सकते हैं, सेल्फ टेस्ट की तरह आप ले सकते हैं डीपीपीज को। तो एक डीपीपी में 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे, कुछ कुछ डीपीपीज में 20 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद और होमवर्क शीट करने के बाद आप डीपीपीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डीपीपीज की मदद से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, खुद आपको पता चलेगा। जैसे 1 घंटे की डीपीपी है, 15 क्वेश्चन है उसमें, तो 15 क्वेश्चन आप 1 घंटे में अटेम्प्ट करके कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। जैसे ही डीपीपी खत्म करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स और सोल्यूशन मिलेंगे। तो ये ऑनलाइन जो हम यूज करेंगे ऐप का, वो डीपीपीज के लिए यूज करेंगे। वीडियो लेक्चर्स मैं नहीं डालूंगा अभी ऑनलाइन। पिछले साल तक हम डालते थे वीडियो लेक्चर्स, बट उससे क्लास की सीरियसनेस कम हो जाती है, फिर आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं। इसलिए वीडियो लेक्चर जो भी रिकॉर्डिंग है, हर लेक्चर रिकॉर्ड होगा, डेट बाई डेट रिकॉर्ड होगा। जैसे आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल का लेक्चर भी रिकॉर्ड होगा, और वो टैबलेट्स में डाला जाएगा। जो क्लास में टैबलेट्स अवेलेबल हैं, क्लासरूम में नीचे 5 टैबलेट्स अभी हैं, 5 और आएंगे, तो टोटल 10 टैबलेट्स होंगे। तो उन 10 टैबलेट्स में वो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। आपका अगर कोई भी लेक्चर आपको वापस देखना है या रिवाइज करना है, या कोई लेक्चर छूट गया और वो देखना है, तो आप यहीं पर आकर टैबलेट्स में देख सकते हैं। मैं ऐप पे वो प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन मैं करवा नहीं रहा हूं पिछले साल से, क्योंकि उससे नुकसान ये हो रहा है कि फिर क्लास में आप, एक बहाना मिल जाता है क्लास अटेंड नहीं करने का, कि आज की क्लास तो छोड़ देते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग ऐप पे आ जाएगी। तो उससे फिर वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो इसलिए वो बहाना आपके पास ना रहे, इसके लिए जो रिकॉर्डिंग है वो ऐप पे नहीं आएंगी आपके। ऐप का केवल एक यूज है अभी आपके लिए ड्यूरिंग द कोर्स, वो है डीपीपीज। तो डीपीपीज आपको सेल्फ टेस्ट की तरह देने हैं। हर चैप्टर की डिपेंडिंग ऑन चैप्टर की लेंथ, कितना बड़ा चैप्टर है, आपको 7 से 10 डीपीपीज के अराउंड हर चैप्टर की आएंगी। तो वो आपको सेल्फ टेस्ट की तरह दे दें। एक्चुअल टेस्ट से पहले सेल्फ टेस्ट की तरह आपको मोबाइल पे या कंप्यूटर पे वो दे सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। 10 जैसे 15 क्वेश्चन की डीपीपी है, तो 15 में से आप कितने सवाल कर पा रहे हैं बिना सोल्यूशन देखे, बिना आंसर देखे, ताकि एक्चुअल टेस्ट में जब बैठे तो आपको पता रहे कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, किस लेवल पे आप स्टैंड कर रहे हैं। तो उसके लिए ये डीपीपीज ऑनलाइन फॉर्म में आपको मिलेगी। हार्ड कॉपी नहीं देंगे हम डीपीपीज की। अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए तो मांगिए हार्ड कॉपी, वरना ऑनलाइन फॉर्म में डीपीपीज मिलेंगी। चलिए, तो आते हैं बुक्स पे। जो बुक्स, पहली बात मैं बता दूं बेटा आपको, मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कौन सी बुक्स खरीदनी है आपको इमीडिएटली, और कौन सी बुक्स आप बाद में खरीद सकते हैं आराम से। कोई जल्दी नहीं है बुक्स खरीदने की। जो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा वो मोर देन इनफ है।
शुरुआत के लिए। हाँ, आपको एक्स्ट्रा करना है, उसके अलावा करना है, जो क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल हो जाएगा, डीपीपीज हो जाएंगी, होमवर्क शीट हो जाएंगी, उसके अलावा भी आपको करना है, तो फिर आप बुक्स खरीदिए। बहुत बार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्या करते हैं गलती, कि बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं कोर्स की शुरुआत में। नहीं, बहुत सारी बुक्स खरीद के कुछ नहीं सीखेंगे आप। उन बुक्स को आप पढ़ेंगे भी नहीं बहुत अच्छे से, इतना टाइम भी नहीं मिलेगा आपको कि बुक्स पूरे पढ़ पाए अच्छे से। तो इसलिए बुक्स खरीदने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप जून जुलाई में भी बुक्स खरीदेंगे तो चलेगा। जो स्पेसिफिक, जो इंपॉर्टेंट बुक्स आपको पक्का खरीदनी है केमिस्ट्री में, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की 2 बुक्स हैं, 11 पार्ट 1, 11 पार्ट 2, अभी फिलहाल ये 2 खरीदनी मस्ट हैं। फिर उसके बाद 12th में आप अभी से भी खरीद के रख लें तो चलेगा, चारों बुक्स। 11th क्लास की 2 बुक्स हैं एनसीईआरटी की, पार्ट 1 पार्ट 2, 12th क्लास की 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो टोटल 4 बुक्स हैं एनसीईआरटी की। जिनका सीबीएसई बोर्ड है उनको तो खरीदनी है, बट उसके अलावा भी अगर आपका सीबीएसई बोर्ड नहीं भी है तो भी आपको ये 4 बुक्स खरीदनी है। ये 4 बुक्स हमारा थियोरेटिकल बेस हमारा है केमिस्ट्री में। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और कोई भी किताब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी फैक्ट बेस आते हैं सवाल, 99% जेई मेंस या नीट में वो इन्हीं 4 बुक से आएंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इन्हीं बुक से वो कोई ना कोई फैक्ट उठा के आपको पूछेगा। तो इसलिए जो भी चीज, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या दिक्कत होती है, अगर आप रट्टा मारने पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें याद करने को है। बाकी जो बुक्स हैं उनमें और बहुत सारी चीजें भी आपको मिलेंगी, फैक्ट्स, जो आपको, अगर आप बोलेंगे ये भी याद कर लूं, ये भी याद कर लूं, ये भी याद कर लूं, लेकिन आपको जो एक्चुअल में एग्जाम में आएगा वो इन्हीं बुक से फैक्ट्स आएंगे। इन 4 बुक्स से अगर जो भी आप फैक्ट्स याद करेंगे, उन्हीं 99% उन्हीं से आएगा एग्जाम में। कभी कभी 1-2 सवाल एक्स्ट्रा आ सकता है कहीं से आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन 99% क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड जो है वो इसी बुक से आएंगे, इन्हीं 4 बुक से आएंगे। इसलिए आपको अगर खरीदनी है तो यही 4 बुक्स पहले खरीद सकते हैं। उसमें से 11th क्लास की 2 बुक्स पहले खरीद सकते हैं, 12th क्लास में भी 12th की खरीद सकते हैं। तो हम फॉलो भी ऑर्डर इन्हीं बुक्स का करेंगे, एज इट इज फॉलो कर रहे हैं हम ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया हुआ है इन बुक्स में वही ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा ऑर्गेनिक को थोड़ा ऊपर नीचे करके, बाकी ऑर्डर इन्हीं बुक्स का हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं केमिस्ट्री के लिए, ये आपको मस्ट है खरीदनी। 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2, ये बिल्कुल अगर पुरानी है तो पुरानी मत रखिए, क्योंकि पिछले 2024 में एनसीईआरटी चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज की है उन्होंने, बहुत सारे चैप्टर हटाए हैं। तो लेटेस्ट प्रिंट जो है वो खरीद सकते हैं, हार्ड कॉपी खरीदिए। पीडीएफ तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है पीडीएफ, बट पीडीएफ से पढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हार्ड कॉपी खरीदिए, ज़्यादा महंगी नहीं आती, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये मिल जाएंगी आपको ऑनलाइन भी, या किसी बुक स्टोर में भी मिलती हैं, तो वहाँ से भी हार्ड कॉपी इन बुक्स की खरीद सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है हमारे लिए पूरे केमिस्ट्री के कोर्स में। दूसरी बुक जो इंपॉर्टेंट है, ये एमटीजी पब्लिकेशन की किताब आती है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं बोलता मैं, लेकिन केमिस्ट्री के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो भी थियरी दी हुई है, एनसीईआरटी में क्या है, थियरी है फिर प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स कम है, उसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कम है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स तो और कम है। तो ये वाली बुक की अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो भी एनसीईआरटी में थियरी दी हुई है उस पर हर चैप्टर के 150-200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसलिए ये एमटीजी की किताब भी आप खरीद सकते हैं। इमीडिएटली ना भी खरीदें तो चलेगा, 1 महीने बाद भी खरीदेंगे उसके बाद भी तो चलेगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी खरीदेंगे तो चलेगा, बट ये बुक ध्यान में रख सकते हैं, एमटीजी की है, एमटीजी पब्लिकेशन, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, फेमस बुक्स हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की जो बुक है बालाजी पब्लिकेशन की, ऑथर हैं नरेंद्र अवस्थी, और नीट के लिए भी उन्हीं की किताब आती है, सेम ऑथर सेम पब्लिकेशन। जेई मेंस एडवांस के लिए एक किताब, नीट के लिए अलग किताब। नीट में जो क्वेश्चंस का लेवल होगा कंपैरेटिवली इजी है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं। जेई मेंस जेई एडवांस के लिए जो किताब है उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बेटर है कंपैरेटिवली।
तो ये 2 किताबें हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री 11-12 क्लास की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इस इन बुक्स में आपको मिल जाएगी। तो अच्छी किताब है, लेकिन बेटा किताब तभी खरीदिए जब आप उसको करेंगे, और किताब तभी करनी है जब आप यहाँ का स्टडी मटेरियल सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा के लिए किताब करनी है। तो स्टडी मटेरियल जो मिलेगा आपको यहाँ से, वो इन बुक से भी पिक किया हुआ है, डीपीपीज में भी आपको इन बुक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, होमवर्क शीट में भी इन बुक्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये बुक आपको खरीदनी है, बट क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये अच्छी किताब है नरेंद्र अवस्थी सर की। दूसरी बालाजी पब्लिकेशन की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब है, जायसवाल सर की, वीके जायसवाल। फिर से ये जेई मेंस एडवांस के लिए एक किताब आती है और नीट के लिए दूसरी किताब आती है। तो ये भी अच्छी किताब है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पूरे 11-12 क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें कवर्ड अप है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान सर की किताब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई। मेनली ये जो किताबें हैं बेटा, इनमें थियरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको इनमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी, प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगी और उनके सॉल्यूशंस। तो ये MS चौहान सर की किताब है एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई। ये मेंस लेवल की किताब है, जेई मेंस लेवल के लिए। दूसरा एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एडवांस के लिए है, एडवांस जो जेई एडवांस का पेपर होता है उसके लिए। और एलिमेंट्री प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट। तो ये 3 फॉर्म में किताब है, सेम राइटर सेम पब्लिकेशन, बट आपको जो खरीदनी है वो खरीद सकते हैं। फिर इसके अलावा और जो 2 बुक्स अवेलेबल हैं, एक है सिंगेज पब्लिकेशन की जेई मेन केमिस्ट्री, क्वेश्चन बैंक इसमें अच्छा खासा बड़ा है, और नीट की भी सिंगेज पब्लिकेशन की ही केमिस्ट्री किताब, ये भी आप खरीद सकते हैं इनमें। और वो खरीदेंगे तो ये नहीं खरीदेंगे, ठीक है, और ये खरीदेंगे तो वो नहीं खरीदेंगे, दोनों में से एक ही खरीदेंगे। मतलब बालाजी पब्लिकेशन की किताबें खरीदेंगे तो फिर सिंगेज की खरीदने की जरूरत नहीं है, और सिंगेज की लेंगे तो बालाजी की खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सवाल आप कर नहीं पाएंगे। हेलो। और एक आखिरी किताब है, तो आखिरी किताब ये सीईटी के लिए स्पेसिफिक किताब है, एमएसटी सीईटी की किताब है, पब्लिकेशन है टारगेट पब्लिकेशन, फिजिकल भी क्लास टारगेट पब्लिकेशन की किताब है, एमएसटी सीईटी के लिए स्पेसिफिक किताब है ये। पूरा 11-12 क्लास का चैप्टर्स इसमें कवर अप होंगे, क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, और सीईटी में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए। तो जो स्पेसिफिकली एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन करना चाहता है, बट मेरा सजेशन नहीं होगा कि आप केवल एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर करें। आप जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो एमएसटी सीईटी अपने आप कवर हो जाता है। नीट और जेई मेंस के लिए आप कवर करते हैं तो एमएसटी सीईटी जो महाराष्ट्र का स्टेट लेवल एग्जाम है वो अपने आप कवर अप हो जाता है। स्पेसिफिकली एमएसटी सीईटी के लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो आप जेई मेंस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि जेई मेंस सबसे बड़ा एग्जाम है इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो जेई मेंस और नीट लेवल पे आप प्रिपेयर करिए ताकि एमएसटी सीईटी आपको प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी यहाँ मैं आपकी ज़्यादातर थियरी लेक्चर्स लूँगा, और उसके अलावा मयूर सर हैं जो कि आपको डाउट्स के लिए भी अवेलेबल होंगे, और आपकी प्रैक्टिस लेक्चर्स भी लेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्विंग है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो वो भी मयूर सर भी लेंगे, मैं भी लूँगा, बट ज़्यादातर थियरी मैं ही पढ़ाऊँगा आपको, मेजॉरिटी थियरी पूरे 2 साल। जो भी तीनों सब्जेक्ट्स में ये तीनों पार्ट जो हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उनकी थियरी मैं ही पढ़ाऊँगा। तो और आपको मयूर सर से कांटेक्ट में बने रहना है। उनका फ़ोन नंबर जो ऐप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी है, उनका फ़ोन नंबर, मेरा भी फ़ोन नंबर उसमें एडेड है। तो यहाँ पर आके पर्सनली भी डाउट पूछने हैं, क्योंकि बेटा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अभी प्रेजेंटली क्या है, आपको नॉलेज गेन करनी है तो आप यूट्यूब खोल के बैठ जाइए और वीडियो लेक्चर देखिए। तो अगर आप एक्चुअली नॉलेज गेन करना चाहेंगे तो वहाँ से भी नॉलेज गेन हो सकती है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि एक्सेसिव अमाउंट में अवेलेबल है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ़ायदा ये है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बताएगा, और दूसरा जो आप हर्डल्स फेस करेंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। जैसे अभी तक आपके साथ 8, 9, 10 क्लास में अगर हुआ होगा कि सब कुछ आराम से हो जा रहा है, कि थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं और उससे
मार्क्स आ जा रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। जब यहाँ टेस्ट शुरू होंगे तो आपको 50% स्कोर करना भी मुश्किल होगा। मतलब आप 50% स्कोर नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट 50% से ऊपर का स्कोर विल बी कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। कि अगर आप 300 मार्क्स का पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, या 720 मार्क्स का पेपर है पीसीबी का, तो आप उसमें 300 मार्क्स के पेपर में 150 स्कोर कर पाए तो इट विल बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्कोर। तो ये मत सोचिए कि आप 300 मार्क्स के पेपर में 250 या 300 मार्क्स ला पाएंगे, कोई भी नहीं ला पाता। या 720 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें आप 700 मार्क्स या 600 या 650 मार्क्स ला पाएंगे, बहुत कम बच्चे ला पाते हैं। फिर भी पीसीबी में स्कोर करना इजी होता है, पीसीएम में स्कोर करना और ज़्यादा मुश्किल होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके 10th क्लास के मोड से बाहर निकलिए। कि 10th क्लास तक जो आपने मेहनत की है उससे आपको 3-4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप कंपटीशन में स्टैंड कर पाएंगे, वरना कंपटीशन में स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 10th क्लास के मोड से जितनी जल्दी आप बाहर निकल पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यूजुअली मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जब 10th से 11th में बच्चा तैयारी करने के लिए आता है तो बहुत बार ये होता है कि 1 साल लग जाता है 10th क्लास के मोड से बाहर निकलने में। बच्चे को, आपको ये लगता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जैसे 10th क्लास में 1-2 घंटे पढ़ाई करके काम चल गया था तो वैसे ही अभी भी काम चल जाएगा। इसी मोड में रहते हैं, पहले 2 महीने तो रहते ही हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, और कुछ कुछ स्टूडेंट दिवाली तक इसी मोड में रहते हैं। बट आप जितनी जल्दी इस मोड से बाहर निकलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इसी मोड में आप रहे पूरे 1 साल तो फिर 11th आपका बिगड़ जाएगा, और 11th बिगड़ा तो 12th अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि 12th की चीज़ें 11th पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए जितनी जल्दी आप इस मोड से बाहर निकलिए उतना अच्छा है। और कोचिंग लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको डाउट्स पूछने के लिए आना है, आपके डाउट्स क्लियर करने हैं। आप केवल, अगर 10th क्लास तक यूजुअली ये होता है कि बहुत ज़्यादा डाउट आते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डाउट होते नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें आसान होती हैं। लेकिन अभी चीज़ें इतनी आसान नहीं रहेंगी। तो आप किसी भी लेवल पे प्रिपरेशन करें और किसी भी इंटेलिजेंस के आप स्टूडेंट हैं, आपको डाउट आने ही आने हैं, पक्का श्योरली आने हैं। वो डाउट इजी लेवल के भी हो सकते हैं, डिफिकल्ट लेवल के भी हो सकते हैं, लेकिन डाउट आना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाउट नहीं आ रहे हैं तो 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या फिर आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे। 2 ही रीज़न हो सकते हैं डाउट नहीं आने के। तो कौन सा रीज़न होगा वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए मयूर सर डाउट के लिए ज़्यादातर टाइम अवेलेबल रहेंगे। आप उनसे व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का अच्छा यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन की फ़ोटो वगैरह खींच के या टाइप करके क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, और सर आपको उसका जवाब व्हाट्सएप पे भी देंगे, या पर्सनली आके पूछेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि पर्सनली 1 to 1 इंटरेक्शन जब होता है तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं चीज़। तो इसलिए मयूर सर से आपको कांटेक्ट में रहना है डाउट्स के लिए। ज़्यादा मुझसे ही पूछ सकते हैं, जब मैं फ्री हूँ तो मुझसे भी डाउट आके पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डाउट्स आपके मयूर सर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बोलना है? तो छोटा तो नहीं? फ्री हो गए ना, हाँ, बुक्स हो गए। डेली शेड्यूल ट्यूसडे। पीटीएम में बताएंगे।